ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से खास तौर पर आज हम बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस बड़ा कॉमनली लोगों में देखा जाता है। लोग बहुत सारी बीमारियों को नाम दे देते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है हमें। अब इसके बारे में तर्जुमा भी बता देता कि मुझ जैसे जो लोग ये तो डॉक्टर साहिबा से हम तो ये समझ में आया कि भाई ये बुनियादी तौर पर ये इतना इंग्लिश का मुश्किल सा जो नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, उर्दू तर्जुमा भी क्या है। बिल्कुल, तो ये भी हम जानेंगे कि ये किस किस्म की बीमारी है, किन किन लोगों में होती है और क्या जोड़ों की या हड्डियों की बाकी जो बीमारियां हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के ज़ुमरे में आती हैं या वो कोई और कंडीशंस हैं। हमारे साथ डॉक्टर हुमना मलिक साहिबा मौजूद हैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तो ऑस्टियोपोरोसिस को उर्दू में क्या कहते हैं और ये है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन्स की बीमारी है जिसमें से बोन्स में से बोन सेल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसको ज़रा आसान अल्फाज में मैं एलैबोरेट करूँ तो जैसे हम दीवार में से ईंटें निकालना शुरू कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिमिलरली बोन्स में से जब बोन सेल्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है और उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। सो इन वन लाइन इसका मतलब इसके नाम में ही मौजूद है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब है पोरस होना, खोखला होना। सो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स खोखली होती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये क्या जोड़ों की बीमारी है या ये कोई और चीज़ है? क्या मतलब हड्डी पूरी हड्डी पर अफेक्ट होता है या जोड़ों पर ही अफेक्ट होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को हम अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये नाम मिलते जुलते हैं। एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी होती है। आर्थराइटिस का मतलब ही है जोड़ से रिलेटेड। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों का स्पेस कम हो रहा होता है, घिस रहे होते हैं, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस में ओवरऑल बोन्स की डेंसिटी कम हो रही है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। सही है, यानी कि ये पूरी हड्डी भी और जोड़ दोनों को ये कवर करता है ऑस्टियोपोरोसिस। सही है। कैसे पता चलेगा कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है? कोई सिम्टम्स होंगे उसके, कैसे वो रियलाइज़ कर सकते हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी साइलेंट डिजीज़ है। ये बहुत सालों तक हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोन्स को खोखला करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। इनिशियल सिम्टम्स जो पेशेंट को आना शुरू होते हैं उसमें कमर में दर्द रहता है, थकावट का एहसास रहता है, बोन में पेन रहता है, उठने बैठने में तकलीफ़ महसूस करते हैं। फिर कमर का झुक जाना, बेंड हो जाना, इसकी बड़ी एक टिपिकल इलामत है। हमारे देहातों में अक्सर जो हमारे बुजुर्ग झुकी हुई कमरों के साथ होते हैं वो ये ऑस्टियोपोरोटिक ही होते हैं। अच्छा। अब फिर ये बोन जो सालों तक खोखली हुए चली जा रही है उसने इवेंचुअली टूटना ही होता है। तो इस डिजीज़ में फिर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर को मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो फ्रैक्चर होता है जो ज़रा से झटके से जिसमें बोन टूट जाए, और ये झटका इतना ज़रा सा होता है कि पेशेंट ने स्नीज़ किया, कॉफ़ किया और उसको फ्रैक्चर हो गया। स्पीड ब्रेकर पे जा रहे थे, ज़रा सा बम्प लगा और फ्रैक्चर हो गया। सो इस तरह से फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होते हैं वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होते हैं, यानी कमर की हड्डी के फ्रैक्चर्स होते हैं। उसमें भी सबसे कॉमन थोरैकोलम्बर जंक्शन यानी कमर की हड्डी का जो बीच का हिस्सा है उसके फ्रैक्चर्स होते हैं। अब कमर की हड्डी का फ्रैक्चर इस तरह नहीं होता कि फ्रैक्चर हुआ और हड्डी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। उसमें इस तरह होता है कि जो वर्टिब्रल बॉडी है वो पिचक जाती है, उसकी हाइट कम हो जाती है। अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उनको सीवियर बैक एक होता है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन जब उनका एक्सरे किया जाता है तो उनके वर्टिब्रल बॉडी के फ्रैक्चर्स होंगे। तो लेकिन अगर हाइट में फ़र्क महसूस हो रहा है क्योंकि वो कुछ अरसे बाद होता है ना। एग्जैक्टली। और एट टाइम्स इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं और पेशेंट को सिर्फ पेन हो रहा होता है और उन्हें कोई ट्रॉमा नहीं है, कुछ उनकी ऐसी हिस्ट्री नहीं होती। अब इसमें जो दूसरा कॉमन फ्रैक्चर है वो है हिप बोन का फ्रैक्चर। हिप बोन का फ्रैक्चर तो इतना डेबिलिटेटिंग है कि पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है, उसके लिए उठ के वॉशरूम तक जाना मुश्किल है। इसमें फिर मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। कहा जाता है कि विद इन 1 ईयर ऐसे पेशेंट जो हैं 24% लोग जिनको हिप फ्रैक्चर हो जाए उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ये किसी खास एज में होता है या किसी को भी हो सकता है? इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो जो इसकी 2 मेजर डिवीजन्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसका रिस्क उम्र के साथ साथ बढ़ता है क्योंकि जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं हमारी बोन्स में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी बोन बनने का अमल कम हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी बोन टूटने का अमल बढ़ जाता है। ये सब में होता है या कुछ खास? ये सब लोगों में होता है। इसलिए एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। फिर ख़वातीन है, जैसी पोस्ट मीनोपॉज उनमें आता है यानी उनके मेंसेस होना बंद होते हैं, ये 50 to 55 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, उनमें इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन जो है वो बोन डेंसिटी को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इवन वो ख़वातीन भी जिनमें यूट्रस या ओवरीज निकाल दिए गए हैं किसी वजह से, उनमें भी इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी है उसमें कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होता है, या तो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहा होगा या एपिलेप्सी की मेडिकेशंस पे होंगे या टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन,
थायराइड का मसला, कैल्शियम और विटामिन हेरिडिटरी भी हो सकती है? नहीं, हेरिडिटरी नहीं। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी लेवल की डिफिशिएंसी है, फिर उसकी कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म की एब्नॉर्मेलिटी है, कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होता है सेकेंडरी के लिए। और मर्दों में ज़्यादा होता है या ख़वातीन में? अब मर्दों में भी इसकी शरह बहुत बढ़ रही है। 60 to 65 ईयर्स एज के बाद मर्दों और औरतों में इसका रेट बराबर है। अच्छा, तो फिर आप बचना कैसे है? क्योंकि अगर हम ये देखें कि प्राइमरी वाला 30 एज से ही जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब आपने प्रिकॉशंस लेनी है, और बाकी जो लोग सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं वो फिर एज की वजह से जा रहे हैं या अंडरलाइन कॉज की वजह से जा रहे हैं, तो दोनों के लिए अब बचाव कैसे मुमकिन है? तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि बेशक ये लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है, लेकिन हम जो कुछ अपनी लेकिन स्टार्ट तो उसका पहले हो रहा होगा कहीं। हम जो कुछ अपनी अर्ली एज में खा पी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने ना होने उस पर डिपेंड करता है। स्पेशली क्योंकि 20 ईयर्स ऑफ एज तक हमारी बोन्स की मिनरलाइजेशन होनी होती है। तो अगर हम बच्चों को अच्छी डाइट दें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, तो उनके ऑस्टियोपोरोटिक होने के चांसेस बहुत कम है। और वाइस वर्सा अगर हम ये ना करें तो फिर इट्स इनएविटेबल। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है इसमें डाइट आती है, कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट। क्योंकि कैल्शियम जो है वो तो बोन के लिए ऐसे रिटायरमेंट फ़ंड की तरह, आप जितना बोन में एक्यूमुलेट कर लें अपनी जवानी में, बुढ़ापे में आपकी बोन उतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। बिल्कुल। और कैल्शियम का जो मेजर सोर्स होता है वो है फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। उसमें भी एक गिलास, हम एक हेल्दी इंसान को डेली 1 to 1.5 ग्राम्स कैल्शियम चाहिए। तो एक गिलास दूध के अंदर 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होते हैं। अगर हम 2 गिलास दूध के डेली पिएँ रोज़ाना का, तो 600 मिलीग्राम्स तो यहाँ पूरे हो गए। फिर रिमेनिंग 400 मिलीग्राम्स हम बाकी डाइटरी रिसोर्सेज से पूरे कर सकते हैं, जिसमें मछली है, अंडा है, ब्रोकली है, मलाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल। और इसके अलावा फिर बीन्स और सीड्स हैं, क्योंकि उनमें मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स भी बोन डेंसिटी के लिए ज़रूरी हैं। फिर सन एक्सपोजर, क्योंकि हम जो विटामिन डी ले रहे हैं उसके एक्टिवेट होने के लिए उसको सनलाइट चाहिए, और विटामिन डी ने ही कैल्शियम को बोन तक पहुँचाना है। तो डेली अगर 20 to 30 मिनट्स, ये नहीं कि आपने घंटों धूप में बैठना है, अपने फेस, नेक और बाजुओं को कोनिए तक हम एक्सपोज कर लें सूरज में, तो वो काफ़ी होता है। सही। इसके अलावा फिर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, स्पेशली वो एक्सरसाइज जिसमें बोन्स अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करें, उसमें स्विमिंग है, रनिंग है, इवन वॉकिंग है। फिर टोबैको स्मोकिंग को और अल्कोहल कंजम्पशन को कट डाउन करें, क्योंकि ये भी बोन्स को वीक बनाते हैं। फिर यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है उन्होंने किन डाइट को अवॉइड करना है, कौन सी ग़िज़ाओं को अवॉइड, वो कौन सी है? तो नमक की ग़िज़ाएँ, नमक वाली जितनी फूड है, क्योंकि जो सोडियम है वो बॉडी में से कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। सिमिलरली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कैफ़ीन है, जो हम पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं क्योंकि, तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता गट से। इन चीज़ों को फिर कट डाउन करें। अच्छा, और आ जाए इसके इलाज पर। और इसमें सिर्फ टेस्ट्स के वाले से भी मैं बात करना चाहूँगी कि टेस्ट्स के कौन से वाले कराने चाहिए 30 जब आप क्रॉस करते हैं? क्योंकि जाहिर है एक प्रिवेंशन वहाँ से भी पता चल जाएगी कि आपकी बोन डेंसिटी अचानक से गिर गई या कम हो रही है या समथिंग इज़ रॉन्ग। ऐसा है कोई टेस्ट, या जब अल्लाह बताना चाहेगा तभी पता लगेगा? अच्छा, अब क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज़ है तो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए, खुद हम अपने टेस्ट करें। तो सबसे तो कैल्शियम और विटामिन डी लेवल के टेस्ट कराएं, उसमें ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं। फिर एक स्कैन होता है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन जो है ये बिल्कुल एक्सरे की तरह है। इनफैक्ट इसमें एक्सरे से भी कम रेडिएशन डोज है, चेस्ट एक्सरे से भी कम रेडिएशन डोज है। इसमें पेशेंट को एक टेबल पे लेटाया जाता है और उसके ऊपर से मशीन गुजरती है, उसको टच किए बगैर, और उसकी बोन डेंसिटी को मेजर कर लेती है और हमें पता चल जाता है दैट वेयर डू वी स्टैंड। उसमें तो अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि ये एक फ्रॉक स्कोर निकाल के देती है, जो ये कैलकुलेट कर देता है कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने के कितने % चांसेस हैं। अच्छा। फिर ये टी और जी स्कोर निकाल के देता है। टी स्कोर ये कैलकुलेट करता है कि आपकी बोन डेंसिटी को कंपेयर करके देता है एक एवरेज हेल्दी 30 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल की बोन डेंसिटी के साथ, और जी स्कोर जो है वो आपकी बोन डेंसिटी को कंपेयर करके देता है एक आपकी ही उम्र के हेल्दी इंडिविजुअल की बोन डेंसिटी के साथ। तो ये टेस्ट करवाएं, फिर ये कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स के भी टेस्ट करवाएं। बिल्कुल सही। अब आ जाएं इसके इलाज पर। अच्छा, अगर तो इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो इसका इलाज बड़ा आसान है। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं, जो कुछ इंजेक्शंस हैं जो 6 महीने में एक दफ़ा लगेंगे, कुछ हैं जो साल में एक दफ़ा लगेंगे। अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा तो फिर तो इलाज बहुत आसान है, लेकिन अगर डायग्नोसिस लेट हो रहा है और अब डिजीज़ उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि पेशेंट को फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो फिर इसका इलाज ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि महंगा भी है। तो इसीलिए हम आईडीसी की टीम ये पब्लिक अवेयरनेस की कोशिशें कर रहे हैं ताकि लोगों को ना सिर्फ इस डिबिलिटेटिंग डिजीज़ से प्रिवेंशन कर सकें बल्कि इसका अर्ली ट्रीटमेंट करके अर्ली क्योर भी कर सकें। बिल्कुल सही।
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर हुमना मलिक हमारे साथ मौजूद थी और ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात कर रही थी।